होते हैं, सॉरी 5 उत्सर्जी अंग होते हैं, जिसमें से सबसे प्रमुख होता है आपका वृक्क या किडनी होता है। आइए हम लोग बात करते हैं मुख्य उत्सर्जी अंग किडनी के बारे में। मुख्य उत्सर्जी अंग किसके बारे में? किडनी के बारे में। और आप इसे हिंदी में वृक्क कहते हैं। चलिए यहां देखिएगा, हम लोग बात कर रहे हैं कि मुख्य उत्सर्जी अंग जिसका नाम है किडनी, और कल आपने किडनी के बारे में बहुत सारी चीजें पढ़ लिया था। आइए हम लोग इसके आगे पढ़ते हैं। यहां देख लीजिएगा, एक चीज बताना था नेफ्रॉन के बारे में। तो आइए हम लोग बात करते हैं, जहां तक हम लोग पढ़ चुके थे मुख्य उत्सर्जी अंग के बारे में, आपने देखा होगा कि हमारे शरीर में यहाँ देखिएगा 2 मुख्य उत्सर्जी अंग होता है। कहाँ पर स्थित होता है बताइएगा? उदर गुहा में स्थित होता है, यानी एक जोड़ी होता है और उदर गुहा में स्थित होता है। आकार कैसे होता है? सेम के जैसा आकार होता है। आप जानते होंगे भार कितना होता है? लगभग 140 ग्राम होता है। और किस झिल्ली से घिरा होता है बताइएगा? सर आवाज कम है। अच्छा, आज मेरी भी आवाज पता नहीं क्या हो गया। चलिए, पता नहीं कौन सा गम लग गया, मेरी भी आवाज बड़ी धीमी आ रही, दम लगा के बोल रहा हूं। आवाज तो ठीक है? क्लियर हो गया? पेरिटोनियम झिल्ली से घिरा होता है, और आपने देखा होगा कि उसके सबसे बाहरी भाग को क्या कहते हैं? कार्टेक्स बोलते हैं। और उसके आंतरिक भाग को मेडुला बोलते हैं। यहां तक आप समझ गए थे? क्या बोलते हैं? मेडुला बोलते हैं। ठीक, क्योंकि मिडिल में है इसलिए हम मेडुला बोलते हैं। आइए हम लोग देखें उत्सर्जी अंग में किडनी में देखिएगा, एक चीज हमें पढ़ना है जिसे हम लोग कहते हैं नेफ्रॉन। यहां से शुरुआत करेंगे। ये देख लीजिएगा, प्रश्न है कि नेफ्रॉन क्या होता है। किडनी में सबसे महत्वपूर्ण ये देखिएगा यही सबसे महत्वपूर्ण होता है। तो प्रश्न है नेफ्रॉन क्या होता है। अगर प्रश्न आपसे पूछ लिया जाएगा नेफ्रॉन, तो नेफ्रॉन इज ए फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। ये देखिएगा, हम इसे क्या कहते हैं? नेफ्रॉन इज ए फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। ये बहुत बार पूछा गया है। तो नेफ्रॉन इज ए फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। नेफ्रॉन क्या है? ये वृक्क की कार्यात्मक इकाई है। आपसे पूछा जाएगा, यही वाला प्रश्न पूछा गया है। फंक्शनल यूनिट का मतलब होता है कार्यात्मक इकाई है। कार्यात्मक इकाई कभी भी पूछा जाएगा। यहां देखिएगा, किस पर टिक करिएगा? कार्यात्मक इकाई क्या है ये देख लीजिएगा। कार्यात्मक इकाई आप जानते हैं, उसे हम लोग कहते हैं नेफ्रॉन। अगला कभी पूछा जा सकता है उत्सर्जन इकाई। पूरे इसमें आपसे पूछा जाएगा निम्नलिखित में से, जैसे मेडुला दे दिया गया, आपको दे दिया गया पेल्विस, दे दिया गया नेफ्रॉन, दे दिया गया, और पूछा गया इसमें से कौन सी उत्सर्जन इकाई है। तो यह कार्यात्मक इकाई है। दूसरा हम इसे कहते हैं यह उत्सर्जन इकाई है। उत्सर्जन यूनिट है, ये उत्सर्जन इकाई है। 2 प्रश्न इस पर बनता है, दोनों हम लोग बात करते हैं। अब देखिए कि नेफ्रॉन क्या होता है। जब आप किडनी में जाएंगे तो किडनी में क्या होता है? छोटी छोटी ट्यूब्स होते हैं, बहुत पतली पतली क्या होता है? नलिकाएं होती हैं, और उन नालिकाओं को ही नेफ्रॉन बोला जाता है। तो ये नेफ्रॉन क्या है ये देखिएगा, प्रश्न है क्या है। आइए उसको समझते हैं, फिर हम देखेंगे इसका आकार शेप क्या होता है, क्या है। तो वृक्क में बहुत पतली पतली नलिकाएं होती हैं। नलिकाएं होती हैं, उन्हें ही नेफ्रॉन कहा जाता है। नेफ्रॉन कहा जाता है। ये देखिएगा, पतली पतली नलिकाएं या ट्यूब्स होती हैं, ट्यूब्स होती हैं, जिन्हें हम लोग क्या कहते हैं? नलिकाएं। तो वृक्क में बहुत पतली पतली नलिकाएं होती हैं, ठीक, उन्हें ही हम लोग क्या कहते हैं? नेफ्रॉन कहा जाता है। क्लियर हो जाना चाहिए, एकदम दिमाग में बैठा लीजिए। हम लोग क्या कहते हैं? यानी सूक्ष्म नलिकाओं को क्या कहते हैं हम? ये देखिएगा, आप कह सकते हैं माइक्रो ट्यूब्स, इसे आप कह सकते हैं
माइक्रोट्यूब्स। ये जो माइक्रोट्यूब्स होते हैं, इन्हीं माइक्रोट्यूब्स को या सूक्ष्म नलिकाओं को, सूक्ष्म नलिकाओं को हम लोग क्या कहते हैं? नेफ्रॉन कहते हैं। चलिए, क्लियर हो गया? एकदम दिमाग पे बैठा लीजिएगा। तो नेफ्रॉन क्या है? ब्रिक में, यहां देख लीजिएगा, ब्रिक में बहुत पतली पतली नलिकाएं या ट्यूब्स होती हैं, उन्हें ही नेफ्रॉन कहा जाता है। क्लियर हो जाना चाहिए। यानी माइक्रो ट्यूब्स, ये देखिएगा, इनसे मिलकर बना है आपका नेफ्रॉन। तो कभी कभी पूछा जाता है कि किडनी में कुल कितने नेफ्रॉन होते हैं, इनकी संख्या पूछी जाएगी। कितने नेफ्रॉन होते हैं? तो कह दीजिएगा 8 लाख होता है। नेफ्रॉन की कितनी संख्या है? 8 लाख। हमारे देखिएगा किडनी में कितने नेफ्रॉन होते हैं? 8 लाख होते हैं। एक मिनट, वो रवि को बुलाइएगा। तो क्लियर हो गया? आइए हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। ध्यान से सुनिएगा, मुख्य स्वर्जिंग में हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? नेफ्रॉन। नेफ्रॉन इज ए फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। ये देखिए, कार्यात्मक इकाई है, उत्सर्जन इकाई है। दो चीज हो गई। दूसरा समझिएगा कि ये क्या होता है। तो ब्रिक में देखिए, किडनी में बहुत माइक्रो ट्यूब्स होते हैं। ये देखिएगा एकदम पतली पतली, उसको बनाया नहीं जा सकता। अभी हम आपको आकार वगैरह सब बताएंगे, ठीक? वो नहीं, हम ये कह रहे थे कि राहुल सर को कह दीजिएगा, थोड़ी मेरी तबीयत ठीक नहीं, वो आ जाएंगे क्लास लेने। हाँ हाँ, देखो पता नहीं कौन फिर फोन कर रहा है। 216 716 किसका है? क्लियर हो गया? नेफ्रॉन इज ए फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। तो क्या है ये? कार्यात्मक इकाई है। क्या है? उत्सर्जन इकाई है। ब्रिक में बहुत पतली पतली नलिका या ट्यूब्स होती हैं या माइक्रो ट्यूब्स होती हैं, जिन्हें हम लोग क्या कहते हैं? सूक्ष्म नलिका कहते हैं। और ये देखिएगा, इनकी संख्या कितनी है? 8 लाख होती है। तो आपसे प्रश्न पूछा जाएगा, ध्यान से समझ लीजिए, आपसे प्रश्न क्या पूछा जाएगा? आपसे प्रश्न ये पूछा जा रहा है, ध्यान से समझिएगा, कि नेफ्रॉन की संख्या कितनी है? 8 लाख। है क्या चीजें? माइक्रो ट्यूब्स होते हैं। क्या होते हैं? माइक्रो ट्यूब्स होते हैं। चलिए, वास्तव में करते हैं क्या? कार्यात्मक या उत्सर्जन इकाई। यानी कुल मिलाजुला के पूरे बॉडी में, ध्यान से समझ लीजिएगा, सबसे पूरे किडनी में सबसे महत्वपूर्ण अगर कोई पार्ट होता है तो ये होता है आपका नेफ्रॉन। अगला प्रश्न, नेफ्रॉन कहाँ स्थित होता है? तो कार्टेक्स में स्थित होता है। नेफ्रॉन का लोकेशन अगर हमसे पूछ लिया जाए तो ये लोकेशन कहां पर होगा, कहां पर आपको मिलेगा? तो लोकेशन कह दीजिएगा कार्टेक्स में। कहां स्थित होता है? कार्टेक्स में, यानी बाहरी परत में स्थित होता है। ये देख लीजिएगा, कार्टेक्स में स्थित होता है। चलिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसी में पढ़ा रहा हूं। अरे क्या करिएगा, हमारे भी तो भाभियां हैं, पूरा मंदबुद्धि है। चलिए, यहाँ देखिएगा, हम लोग बात क्या कर रहे हैं। यहाँ देखिए भाई, आप लोगों को थोड़ा सा कॉपरेट करिए, और ये बार बार मैं सिस्टम को बताऊंगा कि आपको डिस्टर्ब ना किया जाए, क्योंकि हम भी डिस्टर्ब हो जाते हैं, आप भी, इतने सारे फोन आते हैं। तो प्लीज थोड़ा सा कॉपरेट करें हमें भी। आइए हम लोग बात कर रहे हैं, नेफ्रॉन इज ए फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। ये कार्यात्मक इकाई है, उत्सर्जन इकाई है। कुल मिला जुला के अगर आपको मान लीजिए कोई बिल्डिंग्स बनाना है, तो जिस तरह बिल्डिंग में जो ईंट होती है, ईंट के बिना बिल्डिंग्स नहीं बन सकती है, तो वही आपका ये है। जैसे अगर मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण कौन हूं? मैं ही हूं। अगर मैं नहीं रहूंगा तो आपका ये ब्लैक बोर्ड, आपका ये सारा चीज, इतना सिस्टम बना हुआ है, कोई काम नहीं करेगा। तो सेम वही काम होता है नेफ्रॉन का। तो नेफ्रॉन इज ए फंक्शनल यूनिट, उत्सर्जन इकाई है। माइक्रो ट्यूब्स होते हैं, जिन्हें हम लोग छोटी छोटी एकदम, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? नेफ्रॉन। इनकी संख्या कहाँ कितनी होती है? 8 लाख होती है। और ये कहाँ स्थित होते हैं? कार्टेक्स या बाहरी भाग में स्थित होते हैं। आइए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम लोग इसके आगे चलते हैं। जल्दी करें आप लोग। हो गया? चलिए आगे बढ़ जाइए। आज हम लोग इसको सेक्शन को खत्म कर देंगे। नेफ्रॉन, आगे बढ़िएगा।
चलिए इसका आकार हम लोग देखते हैं कैसे होता है। चलिए हम लोग क्या बात कहते हैं कि नेफ्रॉन के बारे में बात कर रहे हैं। नेफ्रॉन जिनकी संख्या कितनी है 8 लाख, और हर नेफ्रॉन 1,30,000 माइक्रोट्यूब से बना होता है। कभी पूछ लिया गया 1,30,000 माइक्रोट्यूब से बना होता है। इतनी छोटे छोटे भाग में आप सोचिएगा कि कैसे ये काम कर रहा होता है। आइए हम लोग बात करते हैं ये होता कैसे, जरा ध्यान से समझिएगा। इसका आकार जो होता है प्याले जैसा होता है। हम लोग बनाएंगे नेफ्रॉन को, देखिएगा आपको ऐसे दिखेगा नहीं, ठीक। हम लोग क्या कर रहे हैं, नेफ्रॉन को बना रहे हैं। ये देखिएगा, ये जो है ना इसी का शेप का आकार का होता है। आइए हम लोग बात कर लेते हैं। पता नहीं पागल कर देगा लोग, ये लोग बहुत डिस्टर्ब कर दिया है। चलिए यहां देखिएगा हम लोग बात क्या कर रहे हैं। इस तरह से बना होता है। चलिए ये है आपका कुल मिला जुला के क्या है आपका, कौन बोला? हाँ तो बोल दिया ना फिर। हाँ तो थोड़ा बढ़ा दीजिए, कह दीजिए पढ़ा देंगे वो। हाँ उनसे कह दी मैं यहाँ थोड़ा बढ़ा के पढ़ा दे रहा हूँ। हाँ हाँ ठीक, बता दीजिएगा आप। चलिए आइए हम लोग बात करते हैं, ध्यान से सुनिएगा। तो ये है आपका नेफ्रॉन। नेफ्रॉन का देखे रहे होंगे, ये आपका इस तरह से बना हुआ है, ये देख रहे होंगे। इसका जो आकार होता है आप क्या कर सकते हैं, एज ए बाउल जैसा होता है। कैसे होता है, कटोरे जैसा दिख रहा होगा, तो आप ध्यान से समझिएगा, कटोरे जैसा होता है। ये पूरा नेफ्रॉन है। क्या चीज है ये पूरा आपका नेफ्रॉन है। यहाँ देखिएगा इस नेफ्रॉन को हम इस वाले हिस्से को जो ये कटोरे जैसा होता है, इसे बोमेन कैप्सूल बोलते हैं। ध्यान से समझिए क्या बोलते हैं, बोमेन कैप्सूल या बोमेन संपुट बोलते हैं। संपुट माने कैप्सूल होता है, ये चीज आपका बोमेन संपुट है। ये वाला हिस्सा आप देख रहे होंगे, ये वाला क्या है, बोमेन संपुट है। एकदम दिमाग पे बैठा लीजिएगा, आप बोमेन कैप्सूल है, क्लियर हो जाना चाहिए। यहां दिखेगा ये वाला हिस्से के बारे में हम लोग बात करते हैं, जहां सबसे पहले ब्लड यहां पर दिखेगा क्या करता है, इंटर कर रहा है। ये दिखेगा, इसके इंटर करने के बाद दिखेगा ये फिल्टर होगा, और फिल्टर होके कहां चला जाएगा, यहां चला जाता है। चलिए यहां के बाद ये दिखेगा, ये कैसे होकर ये दिखेगा, इसका यही प्रोसेस होता है, इस तरह से पूरा होता है। आइए हम लोग बात कर लेते हैं, इस हिस्से के बारे में बात करेंगे। बोमेन संपुट या बोमेन कैप्सूल के बारे में हम लोग बात करते हैं। यहाँ पर कई बार प्रश्न पूछा गया कि फिल्ट्रेशन कौन करता है। क्लियर हुआ, आपसे प्रश्न पूछा जाएगा फिल्ट्रेशन कौन करता है। तो सबसे मेन फिल्ट्रेशन के बारे में जब भी आप बात करेंगे तो ये देखेगा, चलिए बना लीजिएगा। आइए हम लोग बात करते हैं, इसे कहते हैं ग्लोमेरुलस बोलते हैं। ये वाला जो हिस्सा होता है ये होता है ग्लोमेरुलस, मेरुलस। और गेरुमेरुलस क्या होता है, केसिका गुच्छ होता है। इसका हिंदी क्या होता है, केसिका गुच्छ बोलते हैं इसको। चलिए पार्ट समझ लीजिएगा, हम इसे ग्लोमेरुलस को क्या बोलते हैं, केसिका क्या बोलते हैं, गुच्छ बोलते हैं। चलिए एक एक कर पढ़ते। अब प्रश्न है कि आपके बॉडी में फिल्ट्रेशन, किडनी क्या करता है, फिल्ट्रेशन करता है। ध्यान से सुनिएगा, किडनी क्या करता है, फिल्ट्रेशन करता है, फिल्टर करता है। आपसे बताए थे ना कि प्यूरिफाई हमारा लंग्स करता है, और फिल्ट्रेशन कौन करता है, यानी ब्लड को फिल्टर कौन करता है। तो याद रख लीजिएगा आपका किडनी करता है। और किडनी में वह कौन सा हिस्सा है जो आपके ब्लड को क्या करता है, फिल्टर करता है। फिल्टर का मतलब होता है उसमें बहुत सारी चीजों को क्या करता है, वो निकाल कर बाहर कर देता है। चलिए तो ये देखिए ग्लोमेरुलस क्या करता है, ये मुख्य फिल्ट्रेशन पार्ट होता है। ये क्या करता है, क्या बोलते हैं फिल्ट्रेशन को, चलिए फिल्ट्रेशन करता है। फिल्ट्रेशन को क्या बोलते हैं आप हिंदी में, निस्यंदन करता है। हिंदी होता है इसका निस्यंदन। ये देख लीजिएगा
क्या करता है? निस्यंदन करता है। क्लियर हुआ? किस पर करता है? कभी कभी पूछा गया है। निस्यंदन समझ लीजिए, किसका किसका निस्यंदन करेगा? यानी यहां से जो ब्लड आ रहा है, ध्यान से समझ लीजिएगा, और हम लोग बात कर रहे होंगे, मान के चलिए ये आपका ब्लड ट्यूब है, यहां से मान के चलिए यहां से ब्लड आ रहा है, ये दिखेगा, ये ब्लड आ रहा है, इसमें प्लेटलेट्स और तमाम चीजें, ये ब्लड आ रहा है, ये क्या है? आपका रुधिर है। तो रुधिर को छानने का काम जो होता है, ये देखेंगे आप लोग, रुधिर को छानने का काम कौन करता है? ग्लोमेरुलस है। कौन है? ग्लोमेरुलस है। क्लियर? दिमाग में बैठा लीजिएगा। चलिए, क्लियर हो जाना चाहिए। अब देखिए यहां पर क्या आ गया आपका? फिल्ट्रेशन, निस्यंदन। तो किसको किसको फिल्टर करेगा? प्रश्न है, ये देखिएगा ग्लोमेरुलस कोशिका गुच्छ ये फिल्ट्रेशन कर रहा है। किसका कर रहा है फिल्ट्रेशन? ब्लड का कर रहा है। किसका करेगा? ब्लड का करेगा। तो ब्लड में जो भी चीजें होंगे उसको फिल्टर कर लेता है। तो क्या क्या होता है? जैसे जल है तो जल को ये फिल्टर कर लेगा। और क्या होता है? ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज को भी क्या करता है? फिल्टर कर लेता है। देखिए ग्लोमेरुलस क्या करता है? जल को फिल्टर करेगा, ग्लूकोज को फिल्टर करेगा, मिनरल को फिल्टर करेगा, लवण को फिल्टर करता है, ये सब को फिल्टर कर रहा है। ये देखिए मिनरल को फिल्टर कर रहा है और लवण यानी साल्ट को भी ये फिल्टर कर रहा है। ये जितने भी चीजें आपकी ब्लड में आ रही थी सबको ये फिल्टरेशन कर लेता है। क्लियर हुआ? तो कभी पूछा जाएगा कि हमारे किडनी में वो कौन सा हिस्सा है जो फिल्टरेशन का काम करता है, तो क्या करिए, कह दीजिएगा ग्लोमेरुलस या केशिका गुच्छ क्या होता है? ये फिल्ट्रेशन का काम करता है। क्या करता है? फिल्ट्रेशन का काम करता है। और किसको फिल्टर करेगा ब्लड से? वाटर को, ग्लूकोज को, मिनरल को और लवण को। चलिए यहां देख लीजिएगा, फिल्टर कर दिया, आपके दिमाग में हो जाना चाहिए, ये फिल्टर कर लेता है। कुल मिला जुला के फिल्टर किया, यहां से देखिए अब यहां पर आ जाता है सब फिल्टर करके। चलिए, तो क्लियर हुआ? तो सबसे फिल्ट्रेशन का प्रमुख काम कौन करता है? ग्लोमेरुलस करता है। कौन करता है? ग्लोमेरुलस। चलिए, एक प्रश्न पूछा गया था कि ग्लोमेरुलस किसका फिल्टर नहीं करता है? तो प्लेटलेट्स जो होते हैं, या सॉरी ये बोलते हैं रक्त कणिकाएं होती हैं, और प्रोटीन, ये दो चीजों का फिल्टर नहीं करता है। कभी पूछा जाए किसका फिल्ट्रेशन या निस्यंदन नहीं करता है? निस्यंदन नहीं करता है। दो चीजों का निस्यंदन नहीं करता है। किसका नहीं करता है? रक्त कणिका का, डब्ल्यूबीसी और वो सब जो चीजें आती हैं उनका नहीं होता। तो कह सकते हैं आप रक्त कणिका और प्रोटीन का, ये दिखेगा प्लाज्मा प्रोटीन, ये दो चीजों का ये फिल्ट्रेशन नहीं करता है। अच्छा नीचे ज्यादा चला गया, यहां समझ लीजिएगा, ऊपर ही मैं लिख दे रहा हूं प्रोटीन। निस्यंदन किसका नहीं करेगा? फिल्ट्रेशन किसका नहीं करेगा? रक्त कणिका का और प्रोटीन का नहीं करेगा। क्लियर हो जाना चाहिए। फिर से सुन लीजिएगा, हमने कहा नेफ्रॉन देखिएगा ये कैसे है, प्याले के आकार जैसा हो रहा, आपको दिखाई दे रहा होगा। इस वाले हिस्से में हम लोग जब ब्लड आ रहा है तो इसको हम लोग कहते हैं ग्लोमेरुलस, और ग्लोमेरुलस को हिंदी में केशिका गुच्छ कहते हैं। ये क्या करता है? फिल्ट्रेशन करता है, यानी निस्यंदन करता है। किसका फिल्ट्रेशन करता है? जल का, ग्लूकोज का, मिनरल का और लवण का। किसका फिल्ट्रेशन नहीं करता है? रक्त कणिका और प्रोटीन का। क्लियर हो गया? एकदम समझ लीजिएगा। सर ब्लड को भी फिल्टर करता है। अरे भाई ब्लड में ही तो होता है, ये ब्लड में ही, आपको नहीं समझ में आया? ये हमारे ब्लड में ही है, और ब्लड में से जल, ग्लूकोज, मिनरल और लवण को फिल्टर कर रहा है ये। ठीक, ध्यान से सुनिएगा, किसको फिल्टर कर रहा है? ये हमारे ब्लड में है। ये कहां पर है? ब्लड में है। ब्लड से क्या क्या निकाल रहा है वो? ब्लड से वाटर को फिल्टर कर रहा है, ग्लूकोज को फिल्टर कर रहा है, मिनरल को फिल्टर कर रहा है और लवण को फिल्टर कर रहा है। क्लियर हो गया? तो मैं इसके आगे बढ़ूं। एक प्रश्न पूछा जाता है कि देखिएगा ब्रिक में मुख्य निस्यंदन या फिल्ट्रेशन, ब्रिक में मुख्य निस्यंदन कौन करता है? कौन करता है? चलिए, अगर पूछ लिया फिल्ट्रेशन तो केवल ब्रिक में, अगर इसमें पूछा गया तो कह दीजिएगा ग्लोमेरुलस करता है। ग्लोमेरुलस, ग्लोमेरुलस, ये देखिएगा। तो ब्रिक में मुख्य निस्यंदन कौन करता है?
ग्लोमेरुलस करता है। क्लियर हो गया? यानी आपके ब्लड में जो भी चीज आ रही है, यानी अशुद्धियां, उन अशुद्धियों के अलावा भी जल, ग्लूकोज, मिनरल और लवण को भी फिल्टर कर लेता है। ये तो मैं आपको वो चीज बता रहा हूं कि ये क्या करता है, ब्लड को ये देखिए फिल्टर कर रहा है ये। चलिए, तो इसके अलावा जल, ग्लूकोज, मिनरल और लवण के अलावा जो भी अशुद्धियां होती उन सबको भी फिल्टर करता है। लेकिन यह जल, ग्लूकोज, मिनरल और लवण को भी फिल्टर कर लेता है। और क्या फिल्टर नहीं कर पाता है? डब्ल्यूबीसी को नहीं फिल्टर कर पाता है। और किसको नहीं कर पाता है? आरबीसी को नहीं फिल्टर कर पाता। और किसको नहीं कर पाता? प्लेटलेट्स को नहीं कर पाता। और किसको नहीं कर पाता? प्लाज्मा प्रोटीन को नहीं कर पाता है। क्लियर हुआ? इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिल्ट्रेशन बस यही याद रखिएगा, फिल्ट्रेशन का काम कौन करता है? ग्लोमेरुलस करता है। फिल्ट्रेशन का कौन काम करता है? ग्लोमेरुलस। क्लियर हुआ? कौन करता है? ग्लोमेरुलस करता है। चलिए, हो गया। एक बार और। गजब महाराज। चलिए, अरे कहने का मतलब है नेफ्रॉन की संख्या 8 है। इसका आकार दिखेगा प्याले जैसा है। आकार क्या है? प्याला जैसा। प्याला जैसे नहीं तो कभी दुकान पर चले जाइएगा जिसमें चाय पिया जाता है, या जो इसकी वाइन, इसको समझिए, अगर आप इसको काट देते हैं तो ये वाइन से समझिए, यहाँ से पकड़िएगा तो वाइन जैसा हो जाता है। आप देख रहे हैं जिसमें वाइन पिया जाता है। वाइन मतलब शराब होता है, ठीक, मतलब देसी नहीं, असली वाला। चलिए, तो वाइन जैसा दिख रहा है, आप समझ गए होंगे। तो प्रश्न है कि यहाँ से ब्लड आ रहा है तो फिल्ट्रेशन, ये फिल्टर होगा। फिल्टर करने का काम कौन करता है? किडनी। अगर आप सिंपल सी भाषा में पूछा जाए, यहाँ देखिएगा, आपसे प्रश्न पूछा जाएगा ब्रिक का प्रमुख कार्य क्या है? ब्रिक का कार्य बताइए, फंक्शन ऑफ किडनी। तो आप कह सकते हैं कि एक काम क्या होता है? रुधिर का फिल्ट्रेशन करना। ये दिखेगा ब्रिक का कार्य क्या है? रुधिर का, यहां दिखेगा रुधिर का निस्यंदन। ब्रिक का प्रमुख कार्य क्या होता है? एक कार्यों में से एक तो ये काम होता है, रुधिर का करना है, निस्यंदन करना है या फिल्ट्रेशन करना है। क्या करना है? फिल्टर करना है, ठीक, फिल्टर करना है। और रुधिर, यदि ब्रिक में कौन सा भाग करेगा? ग्लोमेरुलस करेगा। कौन करेगा? ग्लोमेरुलस करेगा। तो ध्यान से सुनिए, प्रश्न क्या पूछा जाएगा, इतना गहरा तो नहीं पूछा जाएगा, लेकिन अगर ये प्रश्न पूछ लिया गया कि फिल्ट्रेशन यानी ब्लड को फिल्टर कौन करता है, तो कह दीजिएगा किडनी फिल्टर करता है। ब्लड को फिल्टर कौन करता है? तो किडनी करता है। प्यूरिफाई कौन करता है? तो लंग्स करता है। प्यूरिफाई का मतलब होता है उसमें ऑक्सीजन ऐड कर देना। क्लियर हुआ? चलिए, और भी पूछा जाएगा ब्रिक में कौन सा भाग है जो इसको करता है फिल्टर, तो कह दीजिए ग्लोमेरुलस करता है। और इसको हिंदी में क्या कहेंगे? केशिका गुच्छ है। ये क्या करते हैं? जितने भी हानिकारक पदार्थ उनको छान लेता है। इसके अलावा किसको छाने लेता है? जल, ग्लूकोज, मिनरल और लवण को भी छाने लेता है। क्लियर हुआ? इसके बाद पूछा जाए किसको नहीं छान पाएगा। ये मतलब कुल मिला जुला के देखिए ना, ये छन्नी की तरह है, जैसे चाय आप छानते होंगे वैसे ये भी छानता है, ठीक। ये दिखेगा, तो किसको नहीं छानेगा? तो डब्ल्यूबीसी, आरबीसी, प्लेटलेट्स को। और किसको नहीं छानेगा? प्लाज्मा प्रोटीन जो ब्लड में होता है, इसको नहीं छानता है वो, इसको नहीं छानेगा। क्लियर हुआ? और किसको छान लेगा? इन सबको छान लेगा। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए, हाँ, एक छन्नी है, एकदम दिमाग में बैठा लीजिएगा। चलिए, आइए हम लोग आगे चलते हैं। हो गया? आइए समझिएगा। अब इसको हटाना नहीं है, इसके आगे देखिएगा इसमें क्या क्या काम होता है। चलिए, चलिए, ये तो हो गया। अब आइए हम लोग बोमेन संपुट के पास चलते हैं। किसके पास चलेंगे? बोमेन संपुट के पास। ये क्या करता है, ध्यान से सुनिएगा। ये देखिएगा बोमेन संपुट का काम क्या होता है, इस वाले हिस्से को हम लोग बोलेंगे बोमेन संपुट।
बोमेन संपुट। चलिए अब आप ये बताइएगा, आपके ब्लड में से बहुत सारी चीजों को निकाल लिया गया, ये देखिएगा निकालने के बाद ये जो होता है ग्लोमेरुलस को रोक के बाद में फिर अंदर ये बोमेन संपुट में डाल देता है। तो ये बोमेन संपुट क्या करता है, आवश्यक पदार्थों का पुनः अवशोषण करता है। ये देखिएगा एक काम तो ये होता है, आवश्यक पदार्थों का पुनः एब्जॉर्बेशन करता है, पुनः अवशोषण करता है। चलिए बोमेन संपुट देखिए, जो आवश्यक पदार्थ है जो इसने निकाल दिया था, ठीक, जैसे मिनरल्स हो गए, लवण हो गए, वगैरह वगैरह निकाल दिया, इसको वापस लेकर आता है वो, ठीक। यहां देखिएगा बोमेन संपुट का काम होता है आवश्यक पदार्थों का पुनः अवशोषण कर। दूसरा क्या करता है, ध्यान से समझ लीजिएगा, आवश्यक पदार्थ पुनः अवशोषण करता है और अवशोषण करके कहां भेजता है, रुधिर में भेज देता है, रुधिर में भेज देता है। जैसे बहुत सारे इसमें नलिकाएं लगी होती हैं, ध्यान से समझिएगा, बहुत सारी पतली पतली नलिकाएं लगी होती हैं। ये दिखेगा बहुत सारी पतली पतली नलिकाएं लगी होती हैं इसमें। ये क्या करता है कि पहले फिल्टर कर लिया और आवश्यक पदार्थ को क्या करता है, ये पुनः एब्जॉर्ब कर रहा है, पुनः एब्जॉर्ब कर रहा है, देख रहे हैं, पुनः एब्जॉर्ब कर रहा है और पुनः एब्जॉर्ब करने के बाद कहां भेज देता है, रुधिर में भेज देता है, ब्लड में भेज देता है। ठीक हो गया, यानी जो भी मिनरल्स ग्लूकोज वगैरह ब्लड से निकाल लिए गए थे उसे पुनः क्या करता है, एब्जॉर्ब करवा देता है, किसमें, आपके ब्लड में करवा देता है। अगला प्रश्न पूछा जाए, बोमेन संपुट और क्या काम करता है, बताइए, बोमेन संपुट और क्या काम करता है, हाँ चलिए बताइएगा। चलिए ये क्या करता है, ध्यान से सुनिएगा, यह यूरिया को अलग करता है, ध्यान से सुनिएगा, यूरिया को अलग करता है। क्या करता है, यूरिया को अलग करता है। क्लियर हो गया, तो इस तरह से आप ध्यान से सुनिएगा, रुधिर पर फिल्ट्रेशन और यूरिया को अलग करने को हम लोग बोलते हैं डायलिसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डायलिसिस बोलते हैं। ध्यान से समझ लीजिएगा, रुधिर निस्यंदन प्लस यूरिया का पृथक्करण, ये कहलाता है डायलिसिस। अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे डायलिसिस, या इसे हिंदी में कहते हैं अपोहन। क्या कहते हैं हम लोग, अपोहन कहते हैं। यहां लिख लीजिएगा, ऊपर बगल में लिख दे रहा हूं, अपोहन। चलिए क्लियर हो जाना चाहिए, रुधिर निस्यंदन और यूरिया का पृथक्करण, ये क्या कहलाता है, डायलिसिस। और ये कहां पर हो रहा है, बोमेन संपुट और इस पे ग्लोमेरुलस से मिलाकर होता है। स्पेशली आप कह सकते हैं बोमेन संपुट तथा ग्लोमेरुलस में होता है। क्लियर हो जाना चाहिए, फिर से सुन लीजिएगा, बोमेन संपुट क्या करेगा, आवश्यक पदार्थों का पुनः एब्जॉर्बेशन करवा देता है, पुनः अवशोषण करवा देता है। ठीक, किसमें करवा देगा, ब्लड में वापस भेज देता है। अगला क्या करता है, यूरिया को अलग करता है। देखिएगा, रुधिर निस्यंदन या ब्लड फिल्ट्रेशन तथा यूरिया का पृथक्करण क्या कहलाता है, डायलिसिस कहलाता है या अपोहन कहलाता है। और जब किसी की किडनी खराब हो जाती है तब उसे डायलिसिस या कृत्रिम किडनी के माध्यम से उसका डायलिसिस किया जाता है। क्लियर हुआ, समझ गए, आगे आगे हम लोग इसको बढ़ जाते हैं, अब इसमें कुछ पढ़ना नहीं है। चलिए क्लियर हो गया तो आगे हम लोग बढ़े। चलिए बताइएगा जल्दी, क्लियर हो गया। आइए अब ये देखेगा, हम लोग आगे पढ़ते हैं, ये तो हो गया आपका। अब हम लोग आगे जब पढ़ेंगे तो ये दिखेगा मेन काम होता है, तो ब्लड वाला आपने पढ़ लिया, फिल्ट्रेशन का वगैरह हो गया। अब दूसरा काम क्या करता है, ये मूत्र को क्या करता है, आप जानते हो यूरिया को अलग करके मूत्र के साथ बाहर कर देता है। ध्यान से सुनिएगा, हम लोगों ने बात किया था, आप जानते होंगे नाइट्रोजन से क्या निकाला जाता है, अमोनिया, और अमोनिया से फिर यूरिया। और आप जानते होंगे यूरिया में कितना परसेंट, ये देखेगा नाइट्रोजन वगैरह होता है यूरिया, और यह यूरिया किसके साथ, यूरिन के साथ बाहर,
यूरिन के साथ बाहर हो जाता है। नाइट्रोजन युक्त जितने भी उनमें क्या होता है अमोनिया, अमोनिया से हम लोग क्या करेंगे यूरिया, और यूरिया यूरिन के साथ बाहर। तो आइए हम लोग इस मूत्र के बारे में जानते हैं जिसे यूरिन कहा जाता है। इसके बारे में जान लेते हैं, मूत्र के बारे में कई बार पूछा गया है इस मूत्र के बारे में। चलिए आप हम लोग बात करते हैं। चलिए आपसे प्रश्न पूछा जाएगा मूत्र का रंग क्या होता है, बताइएगा। हल्का पीला रंग होता है, ये पारदर्शी होता है, ध्यान से सुनिएगा, ट्रांसपेरेंट होता है, पारदर्शी हल्का पीला रंग, हल्का पीला रंग, ये दिखेगा हल्का पीला रंग होता है। क्लियर हो जाना चाहिए, पूरा कॉन्सेप्ट समझ के चलिएगा। हम लोग क्या बात कर रहे हैं, हल्का पीला रंग होता है। क्लियर हुआ। अगर आप कभी कभी देखिएगा कि जब आप मेडिसिन कोई ले लेते हैं तो मेडिसिन लेने के बाद क्या होता है कि उसका कलर कुछ ज्यादा पीला हो जाए या कुछ उस मेडिसिन से मिला, क्योंकि हमारा जो बॉडी है जितना एब्जॉर्ब करना है उतना एब्जॉर्ब कर लिया, अब उसके बाद जो बच गया यूरिन के जरिए से वो बाहर निकलता है, तो इसलिए कभी कभी यह पीला रंग ज्यादा पीला हो जाता है। ठीक, ये दिखेगा। आइए हम लोग बात करते हैं, ये पारदर्शी होता है और हल्का पीला रंग होता है। तो पूछा गया है कि ये पीले रंग का कारण क्या होता है। ठीक, यूरिन पीला क्यों होता है बताइएगा। यूरोक्रोम होता है, ध्यान से सुनिएगा, क्या होता है इसमें, यूरोक्रोम होता है, यूरोक्रोम। और ये यूरोक्रोम का निर्माण कहां से होता है, कहां से आता है ये जानते हैं, ब्लड में जो हीमोग्लोबिन होता है उससे आता है। यूरोक्रोम कहां से आएगा, कहां से आता है, तो हीमोग्लोबिन से, हीमोग्लोबिन से। ये दिखेगा, ये चला आया। तो ध्यान से सुनिए, यूरोक्रोम क्या है, वर्णक है या पिगमेंट है। आपसे पूछा जाएगा किस वर्णक की वजह से, इसे हम लोग हिंदी में कहते हैं वर्णक या फिर इंग्लिश में कहते हैं पिगमेंट। चलिए तो ध्यान से सुन लीजिएगा, मूत्र के बारे में हम लोग क्या बात कर रहे हैं। इसका रंग कैसा होता है, हल्का पीला रंग होता है। पीले रंग का कारण क्या होता है, यूरोक्रोम होता है। और यूरोक्रोम कहां से आ रहा है, हीमोग्लोबिन से आ रहा है। ठीक, और इसमें क्या पाया जाता है, पिगमेंट या वर्णक यूरोक्रोम, जिसकी वजह से इसका रंग क्या होता है, हल्का पीला हो जाता है। चलिए आइए हम लोग बात कर लेते हैं। अब प्रश्न है कि मूत्र में गंध क्यों आती है। आइए हम लोग बात करेंगे, गंध क्यों आती है बताइएगा। गंध का कारण जल्दी से बता दीजिएगा, हाँ जल्दी बताइएगा। अमीनिया या अमीनिया क्या चीज होता है बताइएगा। अमोनिया के कारण होता है। क्या होता है, अमोनिया। और अमोनिया जानते हैं बहुत खतरनाक होता है, बहुत घातक या विषैला पदार्थ होता है। आप जानते होंगे अगर कोई दीवार है उस पर लगातार लोग यूरिन करते रहते हैं तो वो दीवार भी गिर जाती है। जानते रहिएगा, यूरिन बहुत खतरनाक होता है। उसमें रीजन क्या होता है, अमोनिया। गंध का कारण क्या होता है, अमोनिया। और अमोनिया कैसा है, विषैला होता है। याद रख लीजिएगा, पूछा जाए कि निम्नलिखित में कौन विषैला होता है तो आप कह दीजिएगा अमोनिया बहुत विषैला होता है। क्या होता है, अमोनिया क्या होता है, बहुत ही विषैला होता है। आप कह सकते हैं कि सबसे विषैले पदार्थों में से होता है अमोनिया। क्लियर हुआ। चलिए हम लोग बात कर लेते हैं, गंध हो गया। अब अगला प्रश्न पूछा जाता है कि मूत्र क्या होता है, अम्लीय होता है या क्षारीय होता है। आपसे पूछा जाएगा अम्लीय होता है या क्षारीय होता है, तो कैसे पता लगाएंगे, पीएच मान से पता लगाएंगे। कैसे पता लगाएंगे, पीएच मान से। और कितना पीएच मान होता है, 4.5 समथिंग। नॉर्मल की बात बता रहा हूं, अब नॉर्मल होगा तो कोई नहीं, और 7 से कम हो जाएगा तो अम्लीय हो जाता है, एसिडिक होता है ये। समझ गए ना, इसीलिए सब कुछ जल जाता है। और आप जानते होंगे, कहता है ना कि कर दीजिए सब कुछ जल जाएगा, इसलिए जहां यूरिन किया जाता है वो देखिएगा वो सब एरिया पूरा जल जाता है। अब सोचिए अगर ये किडनी नहीं होता, आप सोच लीजिए, आप इस बात को, अगर जिसका किडनी फेल्योर हो जाता है, जिसमें डायलिसिस की प्रॉब्लम हो जाए, फिल्ट्रेशन नहीं हो रहा होगा, वो सोचिए उसकी बॉडी में कितना ज्यादा एसिडिक होगा, कितना विष बैठ जाता है। इसीलिए व्यक्ति जब किडनी फेल्योर होता है या कोई प्रॉब्लम होती है तो जिंदा नहीं रह पाता है। तो क्लियर हो जाना चाहिए, मूत्र कैसा होता है, पारदर्शी होता है, हल्के पीले रंग का होता है, पीले रंग का यूरोक्रोम कारण बनता है, गंध के पीछे अमोनिया होता है, ये सबसे विषैले पदार्थों में से होता है। पीएच मान क्या होता है इसका, 4.5 होने की वजह से क्या होता है, अम्लीय होता है। अगला प्रश्न पूछा जाएगा, इस मूत्र में क्या होता है, तो सबसे पहले आप जानना चाहिए जल।
प्रश्न पूछा जाएगा कितना % जल होता है, लगभग लगभग। चलिए, तो 95% क्या होता है, इसमें जल होता है। अगला प्रश्न पूछा जाएगा इसमें यूरिया कितना होता है, 2% इसमें यूरिया होता है। तो कभी पूछ लिया गया कितना वाटर होता है, 95% इसमें वाटर होता है। ये देखिए यूरिया कितना होता है, 2% होता है। चाहिए इसमें प्रोटीन, वसा और शर्करा होता है। कभी पूछ लिया गया प्रोटीन होगा, वसा होगा प्लस शर्करा यानी शुगर होता है, 1.3% होता है। चलिए यहां पर देखेंगे हम लोग, प्रोटीन होता है, वसा होता है, शर्करा 1.3%। इसके अलावा जो बच गया क्या और होता है, इसके अलावा और क्या होता है, ध्यान से समझिएगा। इसमें कैल्शियम होता है, ठीक, सोडियम होता है, और क्या होता है, पोटेशियम होता है, बहुत सारी चीजें होती हैं। आपको ये सब नहीं पढ़ना, बस इतना समझ जाइएगा। चलिए क्लियर हो गया। तो इस हम लोग यूरिन के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये पारदर्शी हल्का पीला रंग, जिसका कारण क्या होता है, यूरोक्रोम होता है। चलिए क्लियर हो गया। गंध का कारण अमोनिया, जो एक खतरनाक विषैला पदार्थ होता है। प्रश्न है पीएच मान 4.5, तो इसलिए अम्लीय होता है। जल कितना % होगा, 95%। यूरिया कितना होगा, 2%। प्रोटीन, वसा, शर्करा मिलाकर 1.3%। जो बच गया उसमें कई प्रकार के खनिज पदार्थ होते हैं, जैसे कैल्शियम है, सोडियम है, पोटेशियम वगैरह, आपसे नहीं पूछा जाएगा। चलिए हम लोग बात करते हैं कि एक सामान्य व्यक्ति दिन भर में कितना यूरिन निकालता है या कितना यूरिन बनता है बॉडी में। एक सामान्य व्यक्ति के बारे में बात करेंगे। सामान्य व्यक्ति, बीमार वाले व्यक्ति के बारे में नहीं, कि अगर उसको डायबिटीज या कोई बीमारी होती है तो आप इसको समझिए कि जब जैसे मैं आगे बताऊंगा तो बहुत सारे डिजीज के बारे में भी बताऊंगा, आप उसे समझिए। अगर वो प्रॉब्लम्स हो रही है तो उसको ध्यान दीजिएगा। देखिएगा सामान्य व्यक्ति के बारे में बात करेंगे, जो नॉर्मल है, बीमार नहीं है। सामान्य व्यक्ति 24 आवर में, 24 घंटे में 1.5 लीटर कितना मूत्र बनता है इसमें, 1.5 लीटर। चलिए ये थोड़ा कम और ज्यादा हो सकता है, ऐसा नहीं है। जैसे जो ज्यादा पानी पीते हैं, जैसे ज्यादा पानी पीने वाले में थोड़ा सा ज्यादा हो सकता है, और जो एकदम ही नहीं पी रहा है, आप जानते हो जो पानी पीता नहीं है, कम पीता है, अब आप जानते हैं अगर यूरिन करके चला गया है तो समझ लीजिए कि वहां अगर कोई गया तो समझ लीजिए बेहोश हो जाएगा। ऐसा मतलब समझिए गंध फैलाता है वो, ठीक। पानी अगर कम है बॉडी में तो क्या होगा, स्मेल, गंध बहुत ज्यादा हो जाती है, मूत्र उसका गाढ़ा हो जाता है, ठीक। और कुछ लोग तो मान लीजिए बार बार जाते हैं तो उसमें कोई या तो प्रॉब्लम होगी या तो बहुत ज्यादा पानी कंज्यूम कर रहे होते हैं। तो बहुत ज्यादा भी नहीं करना चाहिए और बहुत कम भी नहीं करना चाहिए। चलिए यहां तक समझ गए हो तो आगे स्क्रीनशॉट लीजिए, हम लोग आगे चलते हैं। यहां तक कोई दिक्कत होगा तो बताइएगा। जल्दी करें। हो गया। आइए यहां देखेगा। चलिए झूठ मूठ लिख रहा है कि रिकॉल करिए, फिर से बताइए इसमें क्या बताएंगे। कर दिया है सब, बताने लायक है क्या, इसमें फैक्चुअल है पूरा सब। चलिए आइए हम लोग आगे चलते हैं। आप में से कुछ लोग करें कि सर फिर से बताइए, एक बात बता दीजिए हमको कि भाई इसमें भी कुछ बताने लायक है क्या। आप मैसेज कर रहे हैं कि दोबारा बताइए, यार इसमें क्या ही तो फैक्चुअल है, ठीक। नहीं तो यूरिन टेस्ट करवा लीजिए, सब यूरिन में बता देगा आपको, कलर फलाना ढिकाना सब करवा लीजिए जाके, ठीक, लैब में दे दीजिएगा, रिजल्ट आ जाएगा। झूठ मूठ का काहे परेशान हो रहे हैं। आइए हम लोग बात करते हैं। आप लोग भी गजब महाराज, ऐसा ऐसा बात करते हैं। कर एक लोग और के सब फिर से बता दीजिए। अरे इसमें क्या बता दे, कौन सा फिगर बता रहे, कौन चीज समझा रहे हैं, मतलब आप समझिएगा तो कुछ नहीं पढ़िएगा, ठीक। वही कह रहे हैं ना कि कुछ नहीं पढ़िएगा, मतलब ये चाहते हैं ना कि मुंह में एकदम ठूस ठास दे एकदम, ठीक। ऑफलाइन हो तो ठूस ही देते, ऑनलाइन में तो कुछ नहीं कर पाएंगे। आप लोग भी ना गजब मजा लेते हैं। आइए हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। चलिए हम लोग बात कर लेंगे, एक कुछ चीजें और जानना है। अब आप एक चीज प्रश्न बताइएगा, जो मूत्र विसर्जन होता है, मूत्र विसर्जन जानते होंगे, मूत्र विसर्जन 3 इडियट में दिखाया था।
वह ऐच्छिक क्रिया है या अनैच्छिक क्रिया है, ये हमको बता दीजिए। आइए हम लोग देखते हैं, प्रश्न पूछा गया, मूत्र विसर्जन, मूत्र विसर्जन होता है, चलिए आप बताइएगा मूत्र विसर्जन कैसी होगी, ऐच्छिक होगी या अनैच्छिक होगी? हाँ, ऐच्छिक, अनैच्छिक नहीं होती है। अनैच्छिक नहीं होती है, अरे बच्चा लोग क्या कर देता है सब। चलिए अनैच्छिक होती है, अरे भाई अनैच्छिक हो जाएगी, मतलब जहां है वहीं शुरू हो जाएगा, अरे ऐसा थोड़ी होता महाराज। चलिए यहां देखिएगा, ऐच्छिक और अनैच्छिक दोनों होता है, ठीक। ऐच्छिक का मतलब है जब आप उसको करते हैं और जब ज्यादा देर तक आप उसको रोक लेंगे तो अनैच्छिक हो जाएगा। कभी ऐसी घटना घटी हुई हो, ढूंढ रहे हो जगह, नहीं मिल रहा हो और हो गया, वो अनैच्छिक है। तो ऐच्छिक और अनैच्छिक क्या होता है, दोनों होता है, मूत्र विसर्जन होता है ऐच्छिक और अनैच्छिक दोनों। ये प्रश्न पूछा गया है ऐच्छिक प्लस अनैच्छिक दोनों। चलिए आप भी ऐसा ऐसा बात करते हैं, तो अनैच्छिक हो जाएगा तो फिर गड़बड़ है। ऐसा होता है क्या? चलिए अगला देखिएगा, ये थोड़ा स्टार बना के लिखेगा, 2-3 बार पूछा गया है। क्रिएटिनिन नामक वर्णक किसके मूत्र में होता है, किसके मूत्र में? ये दिखेगा, क्रिएटिनिन नामक वर्णक किसके मूत्र में होता है? ध्यान से सुनिएगा। हाँ बच्चे करते हैं, अरे बच्चे ही नहीं बूढ़े भी करते हैं। और मान लीजिए बहुत ज्यादा लंबा समय तक रोक गया तो वो अपने आप हो जाएगा, और ये नहीं बात आपको यकीन है तो एक बार ट्राई कर लीजिए, उसको रोके रखिए, रोके रखिए, एक बार आ जाएगा वो अपने आप हो जाएगा, अनैच्छिक, ठीक। चलिए क्रिएटिनिन नामक वर्णक का किसके मूत्र में होता है, जल्दी बताइएगा। ये दो में होगा, गर्भवती महिला और दुग्ध पान कराने वाली महिला के मूत्र में होता है। ये दिखेगा, गर्भवती और दुग्ध पान। चलिए क्रिएटिनिन नामक वर्णक किसके मूत्र में होता है? आप कह दीजिए जो गर्भवती महिला होती है, दुग्धपान कराने वाली महिला होती है, उन दोनों में होता है, ठीक। इस तरह से जो भी प्रश्न पूछा जाएगा आप बताने में क्लियर हो जाना चाहिए। चलिए क्लियर हुआ। अगला प्रश्न पूछा जाता है, मूत्र नियंत्रण, चलिए मूत्र निर्माण नियंत्रण कौन सा हार्मोन करता है? ये दिखेगा, मूत्र निर्माण एवं नियंत्रण करने वाला हार्मोन, करने वाला हार्मोन, चलिए बताइएगा कौन सा हार्मोन होता है? आपने सुना होगा, पता नहीं सुना तो कोई बात नहीं, उसे हम लोग कहते हैं वेसोप्रेसिन हार्मोन, पिट्यूटरी ग्लैंड से निकल कर आता है, ये दिखेगा, हम उसे कहते हैं वेसोप्रेसिन हार्मोन। और कहां से निकल कर आता है? पिट्यूटरी ग्लैंड से, ग्रंथि से। जब हम एक बार में ग्लैंड बताएंगे तो सब एक साथ पूरा ग्लैंड बताएंगे, यहां हम नहीं बता रहे हैं, सिर्फ आप जान लीजिएगा, ये देख लीजिएगा। क्लियर हुआ? तो ये आप मूत्र निर्माण और नियंत्रण कौन वाला हार्मोन करता है? वेसोप्रेसिन, ठीक। ये कहां से निकलता है, कहां से इसका श्रावण होगा? तो श्रावण होगा पिट्यूटरी ग्लैंड से। यहां दो चीज आप जान लीजिए, आपके काम की जरूरत है। मान लीजिए वेसोप्रेसिन हार्मोन ज्यादा निकलने लगा, ठीक, वेसोप्रेसिन हार्मोन की अधिकता हो गई, तब क्या होगा? वेसोप्रेसिन हार्मोन कम हो गया तो क्या होगा? सिंपल भाषा में समझिएगा, हम लोग जब ग्लैंड बताएंगे तब बताएंगे क्या होगा, ठीक। जब वेसोप्रेसिन हार्मोन्स की अधिकता होता है तो ये क्या करता है, जल को एब्जॉर्ब कर लेता है, और जल जब ज्यादा एब्जॉर्ब हो जाएगा तो मूत्र कम होगा, यानी मतलब क्या होंगे, पेशाब कम लगेगा। तो अधिकता से क्या होता है, जल अवशोषण करता है, ये जल एब्जॉर्ब करेगा, जल अवशोषण, तो क्या हो जाएगा, मूत्र कम। चलिए, और अगर कम हो गया तो क्या हो जाएगा, अवशोषण कम करेगा तो मूत्र ज्यादा।
तो कभी कभी किसी में कम मूत्र विसर्जन की इच्छा होती है और किसी में बहुत ज्यादा बार बार होता है। तो उसका रीजन क्या होता है कि ये वेसोप्रेसिन हार्मोन होता है। अगर इसका गड़बड़ हुआ तो या तो फिर बहुत ज्यादा, समझ जाइए ना, गड़बड़ी में क्या होगा कि वेसोप्रेसिन अगर हार्मोन कम निकल रहा है तो क्या होगा, जल का एब्जॉर्बेशन कम हो जाएगा, तो मूत्र बार बार मतलब हर आधे घंटे बाद वहीं पहुंचे रहिएगा। और मान लीजिए इसका अधिकता हो जाएगी तो एब्जॉर्ब कर लेगा, पता लगा दिन भर 2 बार निकल हो रहा है। तो ये जानते रहिएगा ये कौन सा हार्मोन होगा, वेसोप्रेसिन हार्मोन की वजह के। दिमाग में बैठा लीजिएगा कौन सा हार्मोन होगा, वेसोप्रेसिन हार्मोन की वजह से ऐसा होता है। क्लियर हो गया? आइए हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। क्लियर हुआ? मूत्र विसर्जन होता है कैसी, ऐच्छिक अनैच्छिक दोनों होता है। ठीक, अगला है क्रिएटिन नामक वर्णक कहां मिलेगा, गर्भवती और दुग्धमान में। मूत्र निर्माण नियंत्रण करने वाला कौन सा हार्मोन है, वेसोप्रेसिन हार्मोन है। कहां मिलेगा आपका, पिट्यूटरी ग्लैंड में मिलेगा। अगला इसकी अधिकता होगी तो मूत्र कम हो जाएगा, और इसकी कमी हो जाएगी तो मूत्र ज्यादा हो जाता है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए हो गया। आइए हम लोग बात करते हैं कि किडनी से संबंधित कौन कौन से रोग होते हैं। जरा आप लोग भी कुछ बोलिए, बड़े सीरियस लग रहे हैं, क्या बात है? थोड़ा हम क्या सीरियस हुए, आप तो बड़े सीरियस नजर आने लगे। जरा कुछ हल्का फुल्का कुछ बोलिए, हम भी सुने, हटा दें इसको। चलिए किडनी से संबंधित रोग हम लोग देखते हैं, बताइए कुछ हल्का फुल्का बताइए। आइए हम लोग बात करते हैं, ये वो मत बताइए, आप बोले ना, चलिए हम ही बोलते हैं। चलिए देखिएगा, बड़ी खूबसूरत लाइन हमने सुनी सुबह सुबह, जरा इसको सुनिएगा, बहुत प्यारी लाइन है। और ये आपके एक फिलॉसफी, एक दर्शन भी है कि मना लेंगे तुझे भी बड़े प्यार से ए जिंदगी, मना लेंगे तुझे बड़े प्यार से ए जिंदगी, पता तो चले तू खफा क्यों है, पता तो चले तू खफा क्यों है। चलिए क्लियर हुआ? आइए हम लोग आगे बढ़ जाते हैं, कुछ ऐसी बातें भी सुना करें आप लोग, अच्छा लगता है। आइए हम लोग बोलते हैं किडनी से संबंधित रोग, किडनी से संबंधित या वृक्क से संबंधित रोग। वृक्क से संबंधित रोग, चलिए आइए हम लोग बात करते हैं वृक्क से संबंधित कौन कौन सा रोग होता है और अब क्या होगा। हाँ चलिए हम लोग आगे चलते हैं। एक होता है नेफ्राइटिस होता है, मैं एक एक करके लिखता जा रहा हूं, बस कुछ नहीं समझना है। नेफ्राइटिस रोग होता है, दो चीजें आपको समझना है। नेफ्राइटिस, अगर आप में कोई भी इस तरह की प्रॉब्लम्स हो तो आप जानते रहिएगा, ध्यान से सुनिएगा। अब इसमें क्या होता है, नेफ्राइटिस रोग में क्या होता है, ये अगर हमारा किडनी है तो किडनी के आसपास बहुत दर्द होता है। ध्यान से सुनिएगा, किडनी के आसपास जो कमर, यहाँ पर बहुत दर्द होता है और बार बार मूत्र जाना पड़ता है, और कभी कभी मूत्र विसर्जन में साथ ब्लड भी आता है। ठीक, तो इसका संक्रमण का कारण क्या होता है, कारण होता है बैक्टीरिया। अगर बैक्टीरिया का इन्फेक्शन होगा तो नेफ्राइटिस रोग हो जाता है। और इसमें क्या होगा, ये देखिएगा, किडनी के पास, वृक्क के पास दर्द होता है, वृक्क के पास दर्द। दूसरा क्या होता है, बार बार मूत्र त्याग की समस्या होती, बार बार मूत्र त्याग, प्लस इसमें ब्लड भी आता है। अगर किसी में ब्लड, उसमें यूरिन में, ध्यान से सुनिएगा कि वृक्क के आसपास, यहां देख लीजिएगा, मान के चलिए ये है आपका, मैं समझ लीजिए ये मेरा वो है, आप समझ रहे होंगे, या मान लीजिए मेरा किडनी ऊपर यहां आ गया, यहाँ मेरे दोनों किडनी, और यहाँ पर क्या हो रहा है कि मुझे बार बार पेन हो रहा है। अगर पेन भी हो रहा है और बार बार मूत्र त्याग की प्रॉब्लम है, उसमें ब्लड भी आ रहा है, तो क्या हो जाएगा, ध्यान से सुन लीजिएगा, क्या हो जाएगा, नेफ्राइटिस रोग हो जाता है। ठीक, ये दिखेगा। हाँ हाँ, एक दो लाइनें सुना देते हैं, चलिए कोई बात नहीं, जैसा मूड होता है वैसा सुन लिया करें। तो किसकी वजह से होता है, बैक्टीरिया इन्फेक्शन की वजह से होता है। किसकी वजह से होता है, बैक्टीरिया
की वजह से होता है। आइए दूसरा देखते हैं, यूरेमिया। यूरेमिया, ये देखिएगा, बस सिंपल सिंपल सी बात, इसमें बहुत ज्यादा नहीं। इसमें क्या होता है, रक्त में यूरिया की मात्रा बढ़ जाती है। ये देखिएगा, रक्त में यूरिया की मात्रा बढ़ जाती है। यूरेमिया में क्या होगा, रक्त में यूरिया की मात्रा बढ़ जाती है। चलिए दूसरा है गुर्दे की पथरी, किडनी ब्रिक में पथरी हो जाना, ब्रिक में पथरी, और आप इसे कहते हैं किडनी स्टोन। किडनी स्टोन, ये किडनी स्टोन क्या होता है, कई बार पूछा गया। कैल्शियम ऑक्सलेट होता है। क्या होता है ये, कैल्शियम ऑक्सलेट होता है। ये देखिएगा, चलिए कैल्शियम ऑक्सलेट होता है, आप जानते होंगे किडनी में क्या हो जाएगा। चलिए, और ये कहां पर मिलता है, हम आपको पेल्विस बताए थे, ध्यान से सुनिए। कैल्शियम ऑक्सलेट कहां पर मिलेगा आपको, तो हमने आपको पेल्विस बताया था। उसी पेल्विस में क्या होता है, ट्यूब में आ जाता है, और इससे समस्या क्या होती है, मूत्र मार्ग में आ जाता है, और इससे क्या होता है जानते होंगे कि मूत्र विसर्जन में दिक्कत होती है। ठीक, क्लियर हो गया। ध्यान से सुन लीजिए, कैल्शियम ऑक्सलेट या किडनी स्टोन आ गया है, कहां पर आपको मिलेगा, पेल्विस में, और इससे क्या होगा, मूत्र मार्ग अवरुद्ध हो जाता है, मूत्र मार्ग अवरुद्ध। चलिए, इसका दो तरीके से इलाज होगा, एक तो ऑपरेशन विधि के द्वारा स्टोन निकाला जा सकता है, ऑपरेशन करा लिया गया, ऑपरेशन करके निकाल दिया गया। दूसरा क्या होता है बताइए, दूसरा होता है लिथोटेप्सी बोलते हैं उसको, लेजर बीम के द्वारा जो होता है उसे हम बोलते हैं लिथोटेप्सी बोलते हैं। चलिए, लिथोटेप्सी क्लियर हो जाना चाहिए। तो ध्यान से सुनिए, नेफ्राइटिस में क्या होगा, ये देखिए, ये दर्द हो रहा है, बार बार मूत्र त्याग और ब्लड आ रहा है, तो नेफ्राइटिस यानी बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। ये देखिए, यूरेनिमिया में क्या होता है, यूरेनिमिया में क्या होता है, ये होगा रक्त में यूरिया की मात्रा बढ़ जाएगी। और देखिए दूसरा है क्या है, किडनी स्टोन हो जाए। किडनी स्टोन क्या होता है, कैल्शियम ऑक्सलेट होता है। ये कहां मिलेगा आपको, पेल्विस में मिलेगा, इससे मूत्र मार्ग अवरुद्ध हो जाएगा। इसका इलाज क्या होता है, एक तो ऑपरेशन, दूसरा लिथोटेप्सी होता है, यानी लेजर बीम के द्वारा क्या होता है, इसका इलाज किया जाता है। चलिए हम लोग बात करते हैं डायलिसिस। डायलिसिस क्या होता है, चलिए यहां हम लोग बात करेंगे, अगला पॉइंट है डायलिसिस, यहां हम बना दे रहे हैं डायलिसिस। चलिए डायलिसिस, चलिए अब ने कई बार देखा होगा, कई लोग होता है इसको हिंदी में अपोहन बोलते हैं, कभी पूछा जाएगा हिंदी में क्या बोलते हैं, अपोहन। तो प्रश्न पूछा जाएगा अपोहन क्या होता है, रक्त का शुद्धिकरण किया जाता है, रक्त का शुद्धिकरण, कभी इस तरह से पूछा जाएगा, रक्त का शुद्धिकरण। और कैसे होता है ये आर्टिफिशियल किडनी के जरिए से होगा, आर्टिफिशियल किडनी। चलिए ये हो गया, ये भी पॉइंट आप समझ गए होंगे। क्या होता है कि आपका ब्लड, मतलब बॉडी से ब्लड निकाल लिया जाता है, और ये देखिए आर्टिफिशियल किडनी होता है, और उसी से फिल्टर करा के पूरा वापस बॉडी में डाल दिया जाता है। ठीक, डायलिसिस तो सुने होंगे ना कभी कभी, क्लियर हो गया। तो डायलिसिस अपोहन में क्या होता है, रक्त का शुद्धिकरण कैसे करेंगे, आर्टिफिशियल किडनी में आपका ब्लड डाला जाएगा, फिर वहां से फिल्टर हो जाएगा, और फिल्टर होकर के फिर आपके बॉडी में आ जाता है। ठीक, क्लियर हो गया। तो ये देखिए, नेफ्राइटिस हो गया, यूरेमिया हो गया, ब्रिक में किडनी स्टोन हो गया, डायलिसिस हो गया। क्लियर हो गया। डायलिसिस में रक्त का शुद्धिकरण किया जाता है, आर्टिफिशियल किडनी के जरिए से किया जाता है। चलिए अगला है कि किडनी फेल्योर, अगला लास्ट में हम लोग देखते हैं किडनी फेल्योर। चलिए, किडनी फेल्योर का मतलब क्या होता है बताइएगा, किडनी फेल्योर का मतलब क्या होता है, चलिए बताइएगा। किडनी फेल्योर का मतलब होता है वृक्क में मूत्र नहीं बन रहा है, वृक्क में मूत्र का निर्माण
नहीं हो रहा है। चलिए, वृक्क में मूत्र का निर्माण नहीं हो रहा है तो किडनी फेल्योर हो जाएगा। तो इसका इलाज क्या होता है? किडनी ट्रांसप्लांट करना होता है। ध्यान से सुनिएगा, इसका ट्रीटमेंट क्या करना होगा? किडनी ट्रांसप्लांट कराना पड़ता है। किडनी ट्रांसप्लांट, किडनी ट्रांसप्लांट। और याद रख लीजिएगा, अगर कोई व्यक्ति मर गया है तो कितनी देर में उसका किडनी ट्रांसप्लांट हो जाना चाहिए? अगर कोई व्यक्ति मरा है तो कितने देर में? 24 आवर्स में हो जाना चाहिए। 24 घंटे में अगर कोई व्यक्ति मर गया है तो कितने देर में उसका किडनी निकाल देना चाहिए? 24, या तो फिर पहले था 48 घंटे, ये भी अगर नहीं रहेगा तो 48 घंटा भी कर सकते हैं। चलिए 48 ही कर लीजिएगा। अभी जो नया टेक्नोलॉजी आया है उसमें 24 आवर में, ये देखिए 48 घंटे, सॉरी पुराने वाले में 24 घंटा होता था, अभी वाले में 48 घंटा हो गया है कि 48 घंटे में उसका किडनी क्या होना? ट्रांसप्लांट हो जाना चाहिए। क्लियर हुआ? तो ये देखिए, नेफ्राइटिस हुआ, यूरेमिया हुआ, वृक्क में स्टोन हुआ, डायलिसिस हुआ और किडनी फेल्योर। ठीक, इसमें क्या होता है? किडनी ट्रांसप्लांट किया जाता है। किडनी ट्रांसप्लांट यानी कोई व्यक्ति मृत्यु हो गई तो 48 घंटे में उसका किडनी ट्रांसप्लांट कर दिया चाहिए, नहीं तो उसका वह किडनी ऑर्गन डैमेज हो जाता है, खत्म हो जाता है। क्लियर हो गया? आइए, अब इस पे कुछ प्रश्न भी बने हैं जिनको हम लोग डायलिसिस से संबंधित देंगे या किडनी फेल्योर से, यानी क्यों ऐसा होता है कि डायलिसिस यानी आपका ये किडनी काम करना बंद कर दिया, फिल्ट्रेशन कैसे, कब होता है प्रॉब्लम, किडनी फेल्योर क्यों हो जाती है, ये माने आपकी किडनी डैमेज क्यों होती है, उसका रीजन क्या है, आपको अपनी किडनी बचाना है तो कैसे बचाइएगा। ये सारी चीजें हम लोग अगली वाली क्लास में, यानी कुल मिला जुला के कल तो नहीं, फिर मंडे को हम लोग जब क्लास लेंगे तो मंडे वाली क्लास में हम लोग बात करेंगे कि किडनी डैमेज कैसे होती है, क्या चीज लेने से। जैसे अगर ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा हो जाए तो, कोई आप दवा ले रहे हैं, दवा का इन्फेक्शन हो जाए तो, ऐसे कई रीजन आपको बताऊंगा जिसकी वजह से किडनी डैमेज होती है, जिसे आप बचा सकते हैं। ठीक, और एक दो और बीमारियां हैं जो किडनी से संबंधित हैं। इस पर जितने भी प्रश्न बने मैंने आपको सब बता दी। कुछ प्रश्नों की चर्चा हम लोग करके ये कंप्लीट कर लेंगे। इसके बाद हम लोग लंग्स वगैरह देखेंगे, आप फिर और जो कुछ देखना होगा तो देखेंगे। चलिए, आज की क्लास बस यहीं तक। थैंक यू। चलिए, थैंक यू सर। थैंक यू सर। चलिए, थैंक यू सर। थैंक यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। देखो सर क्या कर रहे हैं। थैंक यू सर। थैंक यू सर। चलिए, मोस्ट वेलकम।